हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 4 मोहम्मद यूनुस एंड इकोनॉमिक्स फॉर पीस रिटन बाय फरीदा खान। ये जो है आपकी सक्सेस एवेन्यू की जो बुक है उसकी यूनिट 4 है और ये जो बुक है ये आपकी फर्स्ट ईयर बीकॉम कंपलसरी इंग्लिश की बुक है। सक्सेस एवेन्यू की जो ये बुक है ये फर्स्ट ईयर बीकॉम कंपलसरी की इंग्लिश की बुक है, SPPU की, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर इसमें लगा है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, कहीं कहीं ये बीकॉम सेकेंड ईयर में भी लगा है, BA सेकेंड ईयर में भी लगा है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर्स में लगा हुआ है। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। इसे हम लाइन वाइज रीड करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी हम साथ के साथ ही देखते जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम जान लेते हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में कि मोहम्मद यूनुस कौन है और इकोनॉमिक्स फॉर पीस उन्हें क्यों बोला जाता है। मतलब शांति के लिए एक अर्थशास्त्र, उनको खुद को ही बोला जाता है मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस कौन थे? मोहम्मद यूनुस, सबसे पहले इस चैप्टर में एक वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है, वो है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? जो मतलब गरीबों को बिना जमानत के जो छोटे छोटे लोन देने की शुरुआत करता है ना, जो होता है वही माइक्रो क्रेडिट होता है और उसकी शुरुआत करने वाले थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट यानी कि गरीबों को बिना जमानत के, बिना कोलेटरल के, यानी कि बिना किसी भी चीज़ को गिरवी रखे छोटे छोटे लोन देने की शुरुआत की थी। इसलिए उन्हें बांग्लादेश के गरीबों का मसीहा भी माना जाता है और उनके इस मॉडल को ज़बरदस्त सफलता मिली और अब इसे पूरी दुनिया अपना रही है, किसे? माइक्रो क्रेडिट सिस्टम को। इस वजह से मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इतने फेमस है। और ये सब करने की प्रेरणा कब इन्हें मिली? जब ये 1974 में बांग्लादेश में आए। जब 1974 में बांग्लादेश में अकाल आया था, उस अकाल में उन्हें गरीबी के बारे में बहुत कुछ करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वहाँ पर एक गांव था जोबरा गांव, आगे आप चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। जोबरा गांव में जो सबसे गरीब घर थे उनमें उन्होंने अपनी यात्रा की और उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत छोटा सा ऋण, एक बहुत छोटा सा लोन जो है एक गरीब व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता था, चेंज ला सकता था। उन्होंने अपना जो पहला लोन था, जो सबसे बड़ा जीवन का उनका लोन था, जो सबसे छोटा भी कह सकते हो आप उसे, लेकिन वो उनके जीवन की लोन देने की एक शुरुआत थी। वो उन्होंने गांव की जो 42 महिलाएं हैं उनको अपनी जेब से कितने डॉलर कुल दिए थे? केवल 27 US अमेरिकी डॉलर देकर उन्होंने शुरुआत की थी। और 1976 में जब केवल इन 27 अमेरिकी डॉलर के साथ एक तथाकथित, मतलब आप कह सकते हो कि गरीबों के लिए एक बैंक, ग्रामीण बैंक की स्थापना की और अपने निर्माण के बाद से ही ग्रामीण बैंक ने करीब लगभग 7 मिलियन लोगों को 3 बिलियन US डॉलर से अधिक का लोन दिया है। और जो गरीब लोगों को जो माइक्रो क्रेडिट है, यानी कि ये क्यों दिया जाता है गरीब लोगों को ये लोन? ये उनको छोटा सा कोई व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। तो इसी वजह से मोहम्मद यूनुस जो हैं इतने ज़्यादा फेमस हैं और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है इसके लिए। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसे ध्यान से पढ़ें। डॉक्टर फरीदा खान जो हैं वो इस चैप्टर की ऑथर हैं। उन्होंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था जो मोहम्मद यूनुस पर, उसी आर्टिकल में से ये लिया गया है। डॉक्टर फरीदा खान हैज़ ए बैकग्राउंड इन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड वर्क्स ऑन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। डॉक्टर फरीदा खान जो हैं, डॉक्टर फरीदा खान क्या करती हैं? डॉक्टर फरीदा खान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति की पृष्ठभूमि है। बैकग्राउंड होती है पृष्ठभूमि, इन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी होती है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पॉलिसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। एंड वर्क्स ऑन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया प्राइमरीली ऑन बांग्लादेश। और वो दक्षिण एशिया में क्या करती हैं? विकास पर काम करती हैं और मुख्य रूप से वो बांग्लादेश में काम करती है। प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से वो बांग्लादेश में। She has worked on topics related to capital goods, microcredit, gender, and more recently environmental issues as they connect to indigenous people in India and Bangladesh. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कितनी सारी चीज़ों पर काम किया। देखिए उन्होंने पूंजीगत सामान क्या होता है? कैपिटल गुड्स, जो मतलब पूंजी लगाकर जो शुरू किए जाते हैं, पूंजी लगाकर ही खरीदे भी जाते हैं। उन्होंने पूंजीगत सामान, माइक्रो क्रेडिट, जेंडर एंड मोर रिसेंटली, और सबसे मतलब जो एकदम लेटेस्ट है हाल ही में, वो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित विषयों पर काम किया है। बिकॉज एज दे कनेक्ट टू इंडिजीनियस पीपल इन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि वे भारत और बांग्लादेश में इंडिजीनियस होते हैं, जो मतलब स्वदेशी होते हैं।
उन लोगों को, मतलब जो एक देश के होते हैं, स्थानीय भी आप उन्हें कह सकते हो, क्योंकि वे बांग्लादेश में स्वदेशी लोगों को जोड़ते हैं। शी इज़ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र की प्रोफेसर भी हैं एंड को डायरेक्टर और सह निर्देशक भी हैं किसकी, सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन पार्कसाइड यूएसए, और सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन पार्कसाइड यूएसए की वो क्या हैं, को डायरेक्टर हैं यानी कि सह निर्देशक हैं। She has consulted with the World Bank and with local law firms regarding economic issues. उन्होंने आर्थिक मुद्दों के संबंध में, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं आर्थिक मुद्दे, उन्होंने आर्थिक मुद्दों के संबंध में विश्व बैंक और स्थानीय कानून फर्में, लोकल लॉ फर्म्स होती हैं, जो स्थानीय लोकल लॉ फर्म्स हैं, जो स्थानीय कानून फर्म हैं, उनके साथ भी परामर्श किया है। Her interest in consulting lies mostly in economic development issues in least developed countries और Asian countries. परामर्श देने में उनकी रुचि ज़्यादातर कम विकसित देशों या फिर एशियाई देशों में आर्थिक विकास के मुद्दों में निहित है। ये अबाउट द ऑथर हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे मूव करते हैं। अब आता है अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में जो आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस टेक्स्ट के बारे में दिया गया है। This is a remarkable story about the great efforts made by the economist for peace Mohammad Yunus in the building of a new economy with micro credit systems. सबसे पहले तो जान लेते हैं कि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम ही क्या है। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम जो है एक छोटा व्यवसाय शुरू करने या फिर विस्तार करने के लिए जो व्यक्तियों को, लोगों को बहुत छोटी सी रकम उधार देने की एक विधि है। आप कह सकते हो कि बिना जमानत के। माइक्रो क्रेडिट उधारकर्ता जो है वो विकासशील दुनिया के कुछ ही हिस्सों में रहने वाले कम आय वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब जिनको, जैसे आपने आजकल क्या काफ़ी टाइम से टीवी में आप देखते होंगे ना, कंपनीज जो बड़ी बड़ी जैसे मुथूट फाइनेंस है, ये लोग क्या ऐड देती हैं कि गोल्ड लाओ लोन ले जाओ। सारे बैंक भी बोलते हैं, ICICI बैंक हो चाहे जो भी बैंक हो, वो हमेशा क्या बोलते हैं, सोना लाओ और तुरंत लोन ले जाओ। यानी कि मतलब उनको कोलेटरल चाहिए, उनको जमानत चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि वो दोगे आप तो आप लोन मिलेगा। तो वैसे तो भाई कोई भी दे सकता है, आप कोई सामान गिरवी रखोगे तो कोई भी बदले में पैसा दे देगा, लेकिन इन्होंने ऐसे लोन देने की शुरुआत की थी जिनमें आपको जमानत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अपने बिजनेस को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है वो शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब जमानत देने की, सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सोना लेके आओगे तभी आपको थोड़ा सा भी ऋण मिलेगा आपका बिजनेस शुरू करने के लिए, या आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखोगे या फिर और कोई कीमती चीज़ें आपके पास वो रखोगे। लेकिन माइक्रो क्रेडिट सिस्टम जब इन्होंने शुरू किया था उन्होंने कोई भी कोलेटरल, कोई भी जमानत नहीं मांगी थी लोगों से, ऐसे ही लोगों को लोन दिया था। और ये अमाउंट जो है वो काफ़ी छोटी अमाउंट होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये शांति के लिए अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा जो है, अब आपको माइक्रो क्रेडिट क्या है ये पता चल गया है, और इसमें कौन कौन से लोगों को ये ऋण प्रदान करती है मोस्टली ये भी जान लेते हैं। जैसे कि छोटे व्यवसाय के मालिक हैं, छोटे बिजनेस, बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा वो घरों में छोटे छोटे वो हाथ के हैंडमेड स्टूल्स बनाती हैं गन्ने की हेल्प से, या फिर पंखे बनाती हैं घरों में, या फिर हैंडलूम की साड़ियाँ, हैंडलूम का कुछ काम करती हैं। मतलब जो हैंडवर्क करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आप देखो मार्केट में मिलती हैं, जैसे कुम्हार हो गया मटके बनाने के लिए। इस तरीके से जो छोटे व्यवसाय के मालिक हैं वो, फिर किसान हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, जो स्ट्रीट वेंडर वो होते हैं जो गलियों में सामान बेचते हैं वो, इस टाइप के जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, उनको लोन दिया जाता है ताकि वो अपने आप को और स्टैंड कर सकें और फिर धीरे धीरे उस ऋण को जो है, उस लोन को जो है वो चुका सकें। तो अब कहीं भी माइक्रो क्रेडिट सिस्टम होगा आप उसे इजीली समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। This is a remarkable story about the great efforts made by the economist for peace Mohammad Yunus in the building of a new economy with microcredit system. यह शांति के लिए अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा माइक्रो क्रेडिट सिस्टम के साथ एक नई अर्थव्यवस्था के निर्माण में किए गए महान प्रयासों के बारे में एक उल्लेखनीय कहानी है। It shows how he has succeeded in alleviating the evils of poverty through a unique method. ये इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने एक अनोखे तरीके से गरीबी की बुराइयों को दूर करने में सफलता हासिल की। एलिविएट होता है हटाना किसी चीज़ को, तो एलिविएटिंग द इविल्स ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की बुराइयों को हटाने में, दूर करने में सफलता हासिल की। हैज सक्सीडेड मतलब सफलता हासिल की। यूनिक मेथड मतलब अनूठे तरीके से, अनोखे तरीके से, विशिष्ट तरीके से। मोहम्मद यूनुस स्टोरी इज़ वन ऑफ इनोवेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी
डेडिकेशन एंड कंसर्न फॉर द वर्ल्ड। मोहम्मद यूनुस की कहानी मानवता, समर्पण और दुनिया के लिए चिंता के लाभ के लिए नवाचारों में से एक है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ह्यूमैनिटी होती है मानवता, डेडिकेशन होता है समर्पण। तो चलिए हम आगे जो है हमारे चैप्टर को रीड करते हैं। ये आपका अबाउट दी टेक्स्ट हो गया, यानी कि टेक्स्ट के बारे में, इस पार्ट के बारे में। उससे पहले था अबाउट दी ऑथर, लेखक के बारे में, और मोहम्मद यूनुस कौन है इसके बारे में मैंने, और इन्होंने क्या क्या किया ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम हमारे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट आएगा। The Bangladeshi microcredit pioneer Mohammad Yunus is the first economist to win a Nobel Peace Prize। जो बांग्लादेशी माइक्रो क्रेडिट पायनियर का मतलब होता है अग्रणी है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस, जिन्हें क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले वो पहले अर्थशास्त्री थे। यानी कि बांग्लादेशी माइक्रो क्रेडिट अग्रणी मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री हैं। He has won it for the way his Grameen Bank has put development economics at the service of women empowerment। जिस तरह से उनके ग्रामीण बैंक ने, उनके बैंक का नाम क्या है? ग्रामीण बैंक। जिस तरह से उनके ग्रामीण बैंक ने महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट होता है महिला सशक्तिकरण की सेवा में अर्थशास्त्र विकास को रखा है, उसके लिए उन्होंने ये जीत हासिल की है। मतलब ये नोबेल पीस प्राइज उन्हें और उनके ग्रामीण बैंक को एक साथ मिला था, मतलब दोनों को कंबाइंड मिला था। और किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट की सेवा में अर्थशास्त्र विकास को रखा था। दिस इज इन इट सेल्फ वर्दी ऑफ एग्जामिनेशन। वर्दी का मतलब होता है योग्य, यह अपने आप में परीक्षा के योग्य है। एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, यह अपने आप में परीक्षा के योग्य है। एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा। हाउ हैज़ इकोनॉमिक्स कल्टिवेटेड पीस, कि अर्थशास्त्र ने शांति की खेती कैसे की। अब देखो कल्टीवेट का मतलब होता है खेती करना, लेकिन आप यहाँ पर इसके और भी मीनिंग लगा सकते हो कि शांति कैसे पैदा की, मतलब शांति आ गई इसमें कैसे सुधार किया। लेकिन जो मेन मतलब होता है कल्टीवेटेड का वो होता है खेती। मतलब आप कह सकते हो कि अर्थशास्त्र ने शांति की खेती कैसे की, मतलब शांति कैसे पैदा की। क्योंकि जब खेती करते हैं तो कुछ पैदा करते हैं, पैदा क्या करते हैं? अनाज पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ने, यानी कि अर्थशास्त्र ने जो है शांति को कैसे पैदा किया, शांति की खेती कैसे की। द इकोनॉमिक रीजन फॉर वॉर आर फार बेटर नोन। जो युद्ध होता है ना, युद्ध मतलब युद्ध के जो कारण होते हैं वो तो सभी को पता होते हैं। एज इज द नॉलेज दैट वॉर्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड एमिलियोरेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट डिमांड। जैसा कि यह ज्ञान है कि युद्ध जो है वो आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स होता है, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स मतलब होता है जो आर्थिक विकास की दर है उसको बनाए रखने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, प्रोवाइडिंग जॉब्स मतलब रोजगार प्रदान करने के लिए, एंड एमिलियोरेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड, और अपर्याप्त मांग की समस्या को दूर करने में सहायक रहे हैं। सो डिमांड होती है मांग, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। सो व्हाट इज़ दिस न्यू फाउंड रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो फिर ये जो नया नया जो ये रिलेशनशिप है ये क्या है, मतलब अर्थशास्त्र और शांति के बीच जो ये एक नया संबंध है ये क्या है। व्हाट इज़ दिस न्यू फाउंड, जो नया न्यू फाउंड मतलब नया नया पाया गया जो रिलेशनशिप, जो संबंध है बिटवीन, मतलब दो, बिटवीन हमेशा याद रखिए दो चीज़ों के और दो लोगों के बीच लगता है, और दो से ज़्यादा हो तो अमंग लगता है, AMONG, अमंग बहुत सारों के बीच में, और बिटवीन हमेशा लगता है सिर्फ दो के बीच में। तो यहाँ दो की बात हो रही है, पहली इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एंड दूसरी पीस शांति। तो कह रहे हैं अर्थशास्त्र और शांति के बीच जो ये नया रिश्ता बना है, नया संबंध बना है वो क्या है। And why has Professor Yunus along with the Grameen Bank he founded been awarded this prize। और प्रोफेसर यूनुस को उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक के साथ यह पुरस्कार जो है, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार जो है वो क्यों दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। द नोबेल पीस प्राइज इज गिवन टू द पर्सन हु शैल हैव डन द मोस्ट और द बेस्ट वर्क फॉर फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, फॉर द एबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज एंड फॉर द होल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीस कांग्रेसेस। यहाँ पे कांग्रेसेस का मतलब वो जो कांग्रेस और बीजेपी इस टाइप की पार्टीज है ना उनके लिए नहीं लगा है। ये कांग्रेसेस का मतलब है पीस, कांग्रेस का मतलब है शांति सम्मेलन, कांग्रेस मतलब सम्मेलन, जो ग्रुप मीटिंग्स नहीं होती बहुत सारे लोगों के जो सम्मेलन होते हैं शांति सम्मेलन वगैरह वो।
तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रों के बीच फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, फॉर द एबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज, सबसे अच्छे काम किया हो, मतलब जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए सबसे अच्छा काम किया हो, या फिर स्थायी सेनाओं के उन्मूलन या कमी के लिए, और शांति सम्मेलन आयोजन और प्रचार के लिए जिसने सबसे अच्छा काम किया हो। इट इज़ अवार्डेड बाय ए 5 मेंबर टीम, ये एक 5 सदस्यों की टीम के द्वारा दिया जाता है, और वो टीम कहाँ की है? The Norwegian Nobel Committee. It is awarded by a 5-member team, the Norwegian Nobel Committee, appointed by Norway's Storting. Storting होती है पार्लियामेंट, संसद, कहाँ की? नॉर्वे की। ये जो प्राइज़ है यह नॉर्वे की स्टार्टिंग यानी कि संसद द्वारा, नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी मतलब नॉर्वेजियन की जो नोबेल कमेटी है उसके द्वारा दिया जाता है। द इकोनॉमिक्स प्राइज ऑन दी अदर हैंड इज फंडेड बाय दी, फंडेड का मतलब होता है मतलब पोषित करना, जो उसे फंड करता है। द इकोनॉमिक्स प्राइज ऑन दी अदर हैंड इज फंडेड बाय दी, और जो इकोनॉमिक्स प्राइज है वो किसके द्वारा? स्वेरेगिस रिक्सबैंक, इसका क्या नाम है? स्वेरेगिस रिक्सबैंक, एंड अवार्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। दूसरी ओर जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है वो स्वेरेगिस रिक्सबैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि फंडिंग की जाती है उसकी, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। किसे? इकोनॉमिक्स प्राइज को, और पीस प्राइज को देती है नॉर्वे वाली कमेटी जो है। आगे बढ़ते हैं। द 2006 नोबेल कमेटी said that the prize was given to Mohammad Yunus and to Grameen Bank of Bangladesh for their effort to create economic and social development from below. 2006 की नोबेल समिति ने कहा कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया था। फ्रॉम बिलो मतलब नीचे से, उन्होंने नीचे के जो एक गरीब तबका था ना उसे टारगेट किया, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और एक प्रयास किया था। उन लोगों ने उनके प्रयास को सफल बनाया, उस लोन को चुकाया और उसी तरीके से उनका जो ग्रामीण बैंक था वो खड़ा होता चला गया। तो वो कह रहे हैं कि 2006 का जो नोबेल समिति ने कहा कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक को नीचे से, बिलो से आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। लास्टिंग पीस, लास्टिंग पीस होती है स्थायी शांति। द फॉर्मल अनाउंसमेंट है, the formal announcement said cannot be achieved unless large population groups find ways in which to break out of poverty. Microcredit is one means to achieve this, serving therefore to advance democracy and human राइट्स। वो मतलब औपचारिक शांति की औपचारिक घोषणा में क्या कहा गया कि स्थायी शांति तब तक नहीं प्राप्त की जा सकती जब तक कि बड़े जनसंख्या समूह गरीबी से बाहर निकलने के तरीके नहीं खोजते हैं, तब तक क्या हासिल नहीं की जा सकती है स्थायी शांति। यानी कि क्या हासिल नहीं की जा सकती है स्थायी शांति, जो कि मतलब लास्टिंग पीस है, वो हासिल नहीं की जा सकती है। और माइक्रो क्रेडिट इसे प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए लोकतंत्र और मानवीय अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, सर्विंग देयरफॉर टू एडवांस डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, इसलिए लोकतंत्र और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, स्थायी शांति पाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? माइक्रो क्रेडिट इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ए बैंकर टू दी पुअर, मतलब गरीब, मतलब वो कैसे बैंक करते? गरीबों का बैंक करते, मतलब उन्होंने गरीब लोगों को लोन दिया ना, वो भी बिना कोलेटरल के, बिना किसी जमानत के, बिना सिक्योरिटी के, तो उनको गरीबों का बैंकर भी बोला जाता है। What have ग्रामीण बैंक एंड मोहम्मद यूनुस डन? ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है? What kind of connection can be made between banking, democracy and peace? बैंकिंग लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, एंड पीस और होती है शांति। बैंकिंग, लोकतंत्र और शांति के बीच किस तरह का संबंध बनाया जा सकता है? दी यूनुस ग्रामीण स्टोरीज इंडीड यूनिट, यूनुस ग्रामीण की कहानी, मतलब यूनुस तो उनका नाम है मोहम्मद यूनुस का, और ग्रामीण उनके बैंक का नाम है। तो कहा जा रहा है कि यूनुस ग्रामीण की कहानी जो है वो वास्तव में अनूठी है, यूनिक है मतलब अनूठी है, इंडीड मतलब वास्तव में। It begins with Mohammad Yunus return to Bangladesh after completing his doctorate in economics and then teaching at Middle Tennessee State University in the United States. इसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस के अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट मतलब
PhD मतलब अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पूरा करने, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य टेनेसी यूनिवर्सिटी, मिडिल का मतलब होता है मध्य टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका नाम है मध्य टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद बांग्लादेश लौटने से होती है। मतलब वहाँ पढ़ाने के बाद जब वो बांग्लादेश वापस लौटते हैं उससे उसकी शुरुआत होती है। यूनुस हैड बीन गाइडेड इन दिस पाथ बाय निकोलस जॉर्जेस्क्यू रोगेन। क्या नाम है इनका? निकोलस जॉर्जेस्क्यू रोगेन। और यूनुस को इस रास्ते पर, इस पाथ मतलब होता है रास्ता, और यूनुस को जो है इस रास्ते पर, यूनुस हैड बीन गाइडेड इन दिस पाथ, और इस रास्ते पर चलने के लिए, इस मार्ग पर जो है निकोलस जॉर्जेस्क्यू रोगेन द्वारा उनको निर्देशित किया गया था। ए यूनिक थिंकर हु क्रिएटेड एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स एंड इन्फ्लुएंस्ड यूनुस इन वेज दैट वुड हेल्प हिम डेवलप द आइडियाज बिहाइंड ग्रामीण। जो एक अद्वितीय विचारक थे, यूनिक थिंकर मतलब अद्वितीय विचारक थे, जिन्होंने विकासवादी अर्थशास्त्र बनाया। हु क्रिएटेड एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स, एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स मतलब विकासवादी अर्थशास्त्र, जिसके मतलब कि विकास होना चाहिए अर्थशास्त्र का मतलब, और कंट्री का हो चाहे फिर इकोनॉमिक्स, किसी का भी विकास कब होगा? जब सब लोग देश के तरक्की करेंगे तभी तो देश भी तरक्की करेगा। तो जिन्होंने विकासवादी अर्थशास्त्र बनाया, और यूनुस को उन तरीकों ने क्या किया? उन तरीकों से प्रभावित किया जो उन्हें ग्रामीण के पीछे के विचारों को विकसित करने में मदद करेंगे। एंड इन्फ्लुएंस्ड यूनुस मतलब उसको प्रभावित किया इन वेज, उन तरीकों से, दैट वुड हेल्प हिम डेवलप द आइडिया बिहाइंड ग्रामीण, जो उन्हें ग्रामीण के पीछे के तरीकों को, पीछे के विचारों को, तरीकों को विकसित करने में मदद करेंगे। जॉर्जेस्क्यू रोगेन मेड यूनुस अंडरस्टैंड, जॉर्जेस्क्यू रोगेन ने यूनुस को समझा दिया, मेड यूनुस अंडरस्टैंड मतलब यूनुस को समझा दिया, दैट विदाउट द ह्यूमन साइड, के बिना मानवीय पक्ष के इकोनॉमिक्स इज जस्ट एज हार्ड एंड ड्राई एज स्टोन। स्टोन होता है पत्थर, ड्राई होता है सूखा, हार्ड होता है कठोर। उन्होंने यूनुस को समझा दिया कि मानवीय पक्ष के बिना यानी कि ह्यूमन साइड के बिना अर्थशास्त्र जो है वो पत्थर की तरह कठोर और सूखा है। Yunus returned in 1972 to the newly independent country of Bangladesh and began teaching in चित्तगोंग यूनिवर्सिटी। यूनुस 1970 में, यह है चटगांव। यूनुस 1970 में जो है नव स्वतंत्र देश मतलब उन्हीं का तो देश था ना बांग्लादेश, वो बांग्लादेशी थे। तो यूनुस जो है 1970 में नव स्वतंत्र देश बांग्लादेश लौटे और चटगांव विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। चिटगांव को मतलब चटगांव यूनिवर्सिटी है ये, उसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ 1974, 1974 में जो फेमाइन आया था, जो अकाल आया था, जिसके बारे में मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको पढ़ाया था, तो कहा जा रहा है कि 1974 के अकाल के दौरान he was very troubled by the disjuncture between the academic economics and reality of people dying from hunger। डिसजंक्चर क्या होता है? अंतर। वे अकादमिक अर्थशास्त्र मतलब जो एकेडमिक अर्थशास्त्र यानी कि किताबों में तो कुछ और लिखा था और भूख से मरने वाले लोगों की वास्तविकता के बीच के अंतर से बहुत परेशान थे। डिसजंक्चर मतलब अंतर, मतलब आप एक बुक में जो इकोनॉमिक्स लिखा है उसमें बुक में आप कुछ भी लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे तरीके आप फॉलो करोगे तो इससे देश की तरक्की हो जाएगी, इससे लोग अमीर बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी में जब आप जाके देखते हो या उन्हें अप्लाई करते हो तो डिफरेंस तो तभी पता चलता है ना कि ये वाली टेक्निक अप्लाई करके लोगों का भला होगा कि नहीं होगा। तो क्या हुआ कि जो 1974 में जो अकाल आया था उसके दौरान उन्हें पता चला कि जो एकेडमिक इकोनॉमिक्स है मतलब जो बुक्स में लिखा है वो, और जो भूख से मरने वाले लोग हैं उनकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसके बीच के अंतर से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो भूख से लोग मर रहे थे उस समय, भूख से बहुत लोग मर गए थे। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू टीच द एलिगेंट इकोनॉमिक मॉडल्स विच वर सपोज टू रिड्यूस पॉवर्टी। और उन्हें जो मॉडल मिले थे ना, उन्हें जो सुरुचिपूर्ण आर्थिक मॉडल सिखाने में बहुत ही कठिनाई हुई, और वो आर्थिक मॉडल सरकार द्वारा ठीक से लागू किए जाने पर गरीबी को कम करने वाले थे। मतलब वो ऐसे मॉडल्स थे कि भाई इनको अप्लाई करोगे तो गरीबी कम होगी, लेकिन यूनुस को जो है समझ में आ रहा था कि भाई गरीबी ऐसे कम नहीं होगी कि भाई हमने किताब में कोई टेक्निक अप्लाई, जब तक हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे जान सकते हैं। तो यूनुस को जो था वो बहुत अजीब लग रहा था कि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और उसी समय वो क्या करते हैं देखो, एट दिस टाइम ही केम अपॉन सूफिया खातून, और इसी समय वो क्या करे, मतलब वो सूफिया खातून के संपर्क में आए। सूफिया खातून कौन थी? ए लोकल वुमेन
फ्रॉम द विलेज ऑफ जोबरा। वो जोबरा गांव की एक स्थानीय महिला थी, लोकल महिला थी, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया था। हु वॉज वीविंग एंड सेलिंग केन स्टूल्स। केन शुगर केन से बनाया, मतलब गन्ना, जो गन्ने के स्टूल बुन रही थी और बेच रही थी। आपने कभी कभी हाईवेज पे देखा होगा ना, स्टूल्स वगैरह, जो हाथ के बुने हुए स्टूल टेबल चेयर होते हैं, वो बिक रहे होते हैं, लोग उन्हें बेच रहे होते हैं। वो लोग उन्हें खुद हाथों से बनाते हैं, और वो किससे बनते हैं? गन्ने से बनते हैं। She had to borrow from the local money lender to purchase raw materials and made a profit of a penny on each stool. उसे कच्चा माल खरीदने के लिए स्थानीय साहूकार से, लोकल साहूकार से उधार लेना पड़ता था, और प्रत्येक स्टूल पर बेचारी सिर्फ 1 पैसे का प्रॉफिट कमाती थी। ए पैनी मतलब 1 पैसे का, मतलब हर स्टूल बेचती थी, इतनी मेहनत से बुनती थी, साहूकार से उधार लेती थी, और सिर्फ 1 पैसा उसे एक स्टूल पे बचता था। यूनुस डिसाइडेड टू कट थ्रू द मोनोपोली पावर ऑफ अनसरियस लैंडर्स एंड इंक्रीज हर इनकम। यूनुस ने सूदखोरों के एकाधिकार को खत्म करने और उसकी आमदनी बढ़ाने का फैसला किया। अनसरियस लैंडर्स होते हैं सूदखोर, मतलब जो बहुत मोटा मोटा ब्याज लेके लोगों को पैसा देते हैं, मतलब उनके लिए कमाने के लिए छोड़ते ही नहीं है कि भाई तुम कमाओ और सारा ब्याज के रूप में हमें दे जाओ। अब वो क्या करेंगे, देखिए यहीं से मिस्टर यूनुस जो है उनका काम शुरू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या सोचा कि भाई जो ये सूदखोर हैं, इनके एकाधिकार को खत्म करेंगे, और जो लोकल आदमी है, जो बेचारी महिलाएं जो मेहनत कर रही हैं, उनकी आमदनी को वो बढ़ाएंगे। ही गैदर्ड हिज स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को इकट्ठा किया। टू विटनेस ए ट्रू लेसन इन इकोनॉमिक्स। विटनेस ए ट्रू लेसन मतलब सच्ची कहानी, विटनेस मतलब देखने के लिए, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने अपने छात्रों को आर्थिक विकास में एक सच्चा सबक देखने के लिए इकट्ठा किया। एज ही लेंट मनी टू सूफिया एंड 41 अदर्स फॉर देयर बिजनेस प्रोजेक्ट। क्योंकि उन्होंने सूफिया, जो सूफिया खातून से वो मिले थे ना, उस सूफिया खातून को और 41 अन्य महिलाओं को उनकी व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए पैसे उधार दिए। ये उन्होंने ग्रुप में दिया उनको। यूनुस पोएटिकली डिस्क्राइब्ड व्हाट फॉलो। और यूनुस जो है वो पोएटिकली मतलब काव्यात्मक रूप से वर्णन किया कि उसके बाद क्या हुआ। व्हाट फॉलोड मतलब उसके बाद क्या हुआ। व्हेन शी फाइनली रिसीव्स द $25, शी इज ट्रैम्बलिंग। जब उसे अंततः $25 मिले तो वो कांप रही थी। द मनी बर्न्स हर फिंगर्स। पैसे उसकी उंगलियां जला रहे थे। टीयर्स रोल डाउन हर फेस। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क रहे थे। शी हैज़ नेवर सीन सो मच मनी इन हर लाइफ। उसने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। शी नेवर इमेजिन्ड इट इन हर हैंड्स। उसने अपने हाथ में कभी मतलब महसूस ही नहीं किया था, कभी कल्पना ही नहीं की थी। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। शी नेवर इमेजिन्ड इट इन हर हैंड। उसके हाथ में कभी इतने पैसे होंगे उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। शी कैरीज द बिल्स एज शी वुड ए डेलिकेट बर्ड और ए रैबिट। मतलब वो बेचारी उन पैसों को ऐसे लेके जा रही थी जैसे हाथ में वो बहुत ही किसी नाजुक सी चिड़िया या फिर खरगोश को लेके जा रही हो। Until someone advises her to put the money away in a safe place lest it be stolen। मतलब जब तक कि किसी ने उसे सलाह नहीं दी ना कि भाई पैसे को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने दो ताकि वो चोरी ना हो जाए, तो वो बेचारी मतलब तब तक वो ऐसे ही लेके जा रही थी जैसे हाथ में वो किसी नन्ही सी नाजुक चिड़िया या खरगोश को लेके जा रही हो। स्टोलन का मतलब है चोरी हो जाए। This led to the establishment of an innovative group lending system where staggered collateral interest-free loans were made to group members who were collectively responsible for repayment। इसने एक अभिनव समूह ऋण प्रणाली, ये होता है इनोवेटिव मतलब अभिनव, ग्रुप लेंडिंग मतलब जो ग्रुप में समूह को जो ऋण दिया जाता है वो। इसने एक अभिनव समूह ऋण प्रणाली की क्या की स्थापना की। एस्टैब्लिशमेंट होता है स्थापना। इसने एक अभिनव समूह ऋण प्रणाली की स्थापना की जहां सामूहिक रूप से पुनर्भुगतान के लिए, रीपेमेंट का मतलब होता है पुनर्भुगतान, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब जहाँ पूरा का पूरा जो ग्रुप था, समूह था, मतलब लोग जो थे वो सामूहिक रूप से पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार समूह के सदस्यों को मतलब कैसे लोन दिया गया था। संपार्श्विक यानी कि मतलब बिना कोलेटरल, बिना जमानत के, कोलेटरल इंटरेस्ट फ्री, बिना किसी जमानत के इंटरेस्ट फ्री ब्याज मुक्त लोन जो था वो उनको दिया गया कि बिना किसी जमानत के आपको मतलब फ्री में उनको एक तरीके से लोन दिया गया। ना उनसे गोल्ड रखवाया गया गिरवी, ना उनसे उनकी कोई कीमती चीज़ रखवाई गई, ना उनसे उनके घरों के, खेतों के, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाए गए। बिना किसी भी चीज़ की जमानत के उन्होंने उनको जो था उन्होंने ऋण दिया, लोन दिया।
The Grameen Bank was formally founded in 1976 and is owned by its borrowers. ग्रामीण बैंक जो है वो फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से 1976 में स्थापित किया था और इसकी जो ऑनरशिप है मतलब ये किसके द्वारा इसका स्वामित्व है, इसका जो स्वामित्व है वो इसी के उधारकर्ताओं के पास है, बाय इट्स बोरोवर्स। इज ओन्ड बाय इट्स बोरोवर्स मतलब इसके जो स्वामी हैं वो इसके उधारकर्ता ही हैं। व्हाट वाज एस्टाउंडिंग वाज द सक्सेस ऑफ दी, व्हाट वाज एस्टाउंडिंग आगे नेक्स्ट पेज पे है, व्हाट वाज एस्टाउंडिंग वाज द सक्सेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रिक्ट बैंकिंग टर्म्स। सख्त बैंकिंग शर्तों में संगठन की सफलता कैसी थी, आश्चर्यजनक थी। ये जो लास्ट में वर्ड है एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब है आश्चर्यचकित। तो कह रहे हैं कि जो ग्रामीण बैंक की जो सफलता थी वो कैसी थी, सख्त बैंकिंग शर्तों में संगठन की जो सफलता थी वो आश्चर्यजनक थी, मतलब जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एकदम स्ट्रिक्ट थे। Grameen's initial repayment rates were comparable to the most conservative of the large global banks। और जो मतलब बड़े जो बैंक थे, ग्रामीण की जो प्रारंभिक चुकौती दर थी मतलब जो ब्याज दर थी, इनिशियल रीपेमेंट रेट्स जो थे वो उनके वो बड़े वैश्विक बैंकों के सबसे रूढ़िवादी के बराबर थे, मतलब न के बराबर थे। और जो गांव के साहूकार थे वो क्या कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनको ब्याज पर जो था उनको लोन दे रहे थे। What was distinctly unusual was its clientele. 95% were women who owned less than half an acre of land। और इसके जो ग्राहकों की संख्या थी वो विशिष्ट रूप से असामान्य थी, जिसमें से 95% क्या थी, महिलाएं थी जिनके पास जो थी आधा एकड़ से भी कम जमीन थी, यानी कि हाफ एन एकड़ ऑफ, लेस देन हाफ एन एकड़ ऑफ मतलब आधा एकड़ से भी कम जमीन थी उनके पास। The formation of groups to borrow ग्रामीण funds became a way to empower women। और ग्रामीण धन उधार लेने के लिए समूहों का गठन महिलाओं को सशक्त बनाने का एक तरीका बन गया। टू एम्पावर वीमेन मतलब महिलाओं को सशक्त बनाने का एक तरीका बन गया। Being able to borrow and have their own enterprises for income led to greater agency among women, giving them far more power and say within households, more education for their children and asset building for hardcore poor household। hardcore होते हैं बहुत कठिन परिश्रम करने वाले जो गरीब लोग होते हैं वो। तो कह रहे हैं कि उधार लेने में सक्षम होने और आय के लिए अपने स्वयं के उद्यम, स्वयं के खुद के बिजनेस होने के कारण महिलाओं के बीच एक अधिक एजेंसी बन गई। अब उन्हें कहीं अधिक शक्ति और घरों के भीतर कहना मतलब घरों के भीतर अब वो बोलने लगी थी, बताने लगी थी, अपनी जिन बातों के लिए वो सहती थी वो उनके लिए आवाज़ उठाने लगी थी। और उनके बच्चों को अब अधिक शिक्षा मिलने लगी थी, मोर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन मतलब उनके बच्चों के लिए अब अधिक शिक्षा होने लगी थी, मतलब वो कमाने लगी थी तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। और हार्ड कोर मतलब जो बहुत बहुत अधिक कठिन मेहनत करते थे उन गरीब परिवारों के लिए संपत्ति निर्माण करना, मतलब कितना कुछ हो गया। एट द सेम टाइम ठीक समय पर इट रिजल्टेड इन ऑब्जेक्शन एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम मेल स्पाउसेज। और ठीक इसी समय पर क्या हुआ, जो घर के मेल स्पाउस थे यानी कि जो उनके पति थे उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाने यानी कि मतलब विरोध उठाने शुरू कर दिए जो, और घर के जो परिवार के बाकी सदस्य थे वो, एंड फैमिली मेम्बर्स मतलब घर के जो बाकी सदस्य थे वो, एंड विलेज पावर मोंगर्स होते हैं जैसे आप कह सकते हो सत्ता के सौदागर, मतलब जो गाँव के और शक्तिशाली समर्थ लोग थे वो, धार्मिक नेताओं सच एज रिलीजियस लीडर जैसे कि धार्मिक नेता वगैरह, उनकी क्या हुआ, उन्होंने आपत्तियां की, ऑब्जेक्शंस की और प्रतिरोध किया, मतलब ये सब सामने आने लगा क्योंकि महिलाएं क्या हुआ, महिलाएं अब कमाने लगी तो वो आवाज़ उठाने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के लिए भेजा, मतलब बहुत कुछ नया होने लगा। उन्होंने पैसे जमा किए होंगे तो एसेट खड़ी की होंगी, एसेट खड़ी कैसे की होंगी, जिनके पास घर नहीं होंगे उन्होंने सोचा होगा हम घर लेंगे, जिनके पास छोटी मोटी ज्वेलरी भी नहीं होगी उन्होंने सोचा होगा हम पैसे जमा करेंगे तो अपने लिए गहने, कपड़े, प्रॉपर्टी कुछ भी बनाएंगे, व्हाटएवर। आगे चलते हैं। द ग्रामीण बैंक वेंट फर्दर देन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। और अब ग्रामीण बैंक ने क्या किया, द ग्रामीण बैंक वेंट फर्दर प्रोमोटिंग फाइनेंशियल एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। और ग्रामीण बैंक जो है वो वित्तीय और व्यक्तिगत सशक्तिकरण को, एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने से कहीं आगे बढ़ गया। इट हैड ए डेलिब्रेट इंटेंशन, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर इरादा यानी कि सोचा समझा इरादा। इट हैड ए डेलिब्रेट इंटेंशन टू रेज सोशल कॉन्शियसनेस। और सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए इसका जानबूझकर इरादा था। जानबूझकर इरादा था मतलब सोची समझी प्लानिंग थी कि भाई सामाजिक चेतना जो है वो बढ़नी चाहिए लोगों में।
मैनी से बहुत सारे लोग कहते हैं दैट ग्रामीण हैज़ हेल्प बिल्ड ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट अमंग द रूरल वीमेन एंड द बैंकर्स। कई लोग कहते हैं कि ग्रामीण बैंक का नाम है, ग्रामीण और महिलाओं के बीच भरोसे का रिश्ता बनाने में मदद की है। ए न्यू फॉर्म ऑफ सोशल कैपिटल इन द फेस ऑफ इंक्रीज्ड फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्क्स। बढ़ते विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ते, फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन, बढ़ते विखंडन एंड डिस्ट्रक्शन होती है तबाही, विनाश, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्क, और जो पारंपरिक नेटवर्क हैं उनका जो क्या हुआ, उनका विखंडन हुआ, उनका विनाश हुआ। उनका जो मतलब बढ़ते विखंडन और पारंपरिक नेटवर्क के विनाश के सामने सामाजिक पूंजी का एक नया रूप, न्यू फेस, एक मतलब नया रूप, न्यू फॉर्म ऑफ सोशल कैपिटल मतलब सामाजिक पूंजी का जो है एक नया रूप। What without doubt is that ग्रामीण is an instance of economics confronting power। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ग्रामीण है वो अर्थशास्त्र का सत्ता से मुकाबला करने का एक उदाहरण है। कन्फ्रंटिंग होता है मतलब मुकाबला करना, जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता दो चीज़ों के बीच में, वैसे ही तो कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण है, मतलब ग्रामीण क्या है, एक उनका बैंक है ना, ग्रामीण अर्थशास्त्र का सत्ता से मुकाबला करने का एक उदाहरण है। What without doubt is that ग्रामीण is an instance of economics confronting power। आगे बढ़ते हैं। The success of ग्रामीण was replicated in rural Arkansas when Bill Clinton was governor। और ग्रामीण अरकनसास में ग्रामीण की सफलता को तब दोहराया गया जब बिल क्लिंटन जो थे वो गवर्नर थे। Since the 1970s, the microcredit idea originating with ग्रामीण बैंक has been used everywhere। और दरअसल 1970 के दशक से जो ग्रामीण बैंक के साथ उत्पन्न होने वाला जो माइक्रो क्रेडिट का विचार था उसे हर जगह यूज़ किया गया। हैज़ बीन यूज्ड एवरीवेयर मतलब ये शुरुआत तो किसने की, यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस ने, लेकिन इसे हर जगह अपनाया गया। देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर माइक्रो क्रेडिट हैज़ नॉट बीन ट्राइड एज ए मेजर टू काउंटर पॉवर्टी। दुनिया में शायद एक भी विकासशील देश नहीं है जहां गरीबी का मुकाबला करने के उपाय के रूप में माइक्रो क्रेडिट की कोशिश नहीं की गई है, मतलब माइक्रो क्रेडिट को नहीं अपनाया गया है। जो टेक्निक मतलब मोहम्मद यूनुस ने अप्लाई की उसको नहीं अपनाया गया है। द वर्ल्ड बैंक हैड एक्सपेरिमेंटेड विद पॉवर्टी एलिविएशन फॉर डिकेड्स। और जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है उसने दशकों से गरीबी उन्मूलन का प्रयोग किया था। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी को हटाने के जो अलग अलग तरीके हैं उन पर उपयोग किया था कि कैसे गरीबी को हटाया जाए। नाउ इट फंड्स मैनी स्कीम्स इनकॉर्पोरेटिंग माइक्रो क्रेडिट बोथ इन बांग्लादेश एंड अराउंड द ग्लोब। अब यह बांग्लादेश और दुनिया भर में माइक्रो क्रेडिट को शामिल करते हुए कई योजनाओं को फंड करता है, वित्त पोषित करता है। ए मीडिया फंडिंग करना मतलब पोषित करना। ए मीडिया फ्रेंडली पर्सनैलिटी प्रोफेसर यूनुस हैज़ स्प्रेड द आइडिया ऑफ माइक्रो क्रेडिट फार एंड वाइड एंड टायरलेसली एडवोकेटेड द नोशन दैट क्रेडिट इज़ ए ह्यूमन राइट। एक मीडिया प्रेमी, मीडिया फ्रेंडली पर्सनैलिटी मतलब एक मीडिया प्रेमी व्यक्तित्व के प्रोफेसर यूनुस ने माइक्रो क्रेडिट के विचार को दूर दूर तक फैलाया। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक फैलाया, एंड टायरलेसली एडवोकेटेड और अथक रूप से उन्होंने क्या किया, इस धारणा की, एडवोकेटेड की मतलब वकालत की, द नोशन दैट क्रेडिट इज ए ह्यूमन राइट, कि क्रेडिट एक मानव अधिकार है, मतलब एक अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने आप को खड़ा करने के लिए लोन मिलना उसका एक अधिकार है। Grameen has moved on to other areas by providing housing loans, information technology to rural empowerment, rural women entrepreneurs through mobile telephones, introducing pension schemes and reviving the production and marketing of handloom through the introduction of the Grameen check, now a popular fabric sold at urban retail stores in Bangladesh and targeted to middle class consumers. Introduction of the Grameen check मतलब जो ग्रामीण चेक है वो कह रहे हैं कि ग्रामीण महिला उद्यमियां जो मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो ग्रामीण महिलाएं थी उनको मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से आवास ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी प्रदान करके, पेंशन योजनाओं की शुरुआत करके, ग्रामीण चेक की शुरुआत के माध्यम से हथकरघा के उत्पादन और विपणन को पुनर्जीवित करके ग्रामीण अन्य क्षेत्रों में चले गए। मतलब जो ग्रामीण जो बैंक थे वो अन्य क्षेत्रों में भी चले गए, जैसे मोबाइल फ़ोन आने से उनकी और नई नई टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ। महिलाओं के लिए उन्होंने पेंशन स्कीम भी शुरू कर दी, और जो हैंडलूम होता है हथकरघा उद्योग जो बंद हो गए थे उनको वापस उन्होंने शुरू करवाए।
Mohammad Yunus' knack of finding and applying the right business ideas for rural Bangladesh is what makes him a remarkable development economist. क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की जो ग्रामीण बांग्लादेश के लिए सही व्यापारिक विचारों को खोजने और लागू करने की कुशलता, नैक ऑफ फाइंडिंग मतलब उनकी जो कुशलता थी, उनको खोजने और लागू करने की जो कुशलता थी, उन्हें एक उल्लेखनीय विकास अर्थशास्त्री बनाती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट मतलब विकास अर्थशास्त्री बनाती है। हिज लव फॉर द विलेज एंड फील फॉर हाउ द रूरल पुअर लिव शाइन्स थ्रू इन हिज इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स। उन्हें एक उल्लेख मतलब गांव के लिए उनका प्यार, हिज लव फॉर द विलेज मतलब गांव के लिए उनका प्यार, और यह महसूस करना कि उनके आर्थिक प्रयोगों में ग्रामीण कैसे रहते हैं, कैसे शाइन करते हैं, चमकते हैं। उनके इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट में मतलब उनके जो उन्होंने जो ये आर्थिक प्रयोग किए थे उनमें, इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट मतलब आर्थिक प्रयोगों में। Indeed, वास्तव में यूनुस प्रोग्राम फॉर एलिविएटिंग पॉवर्टी कुड इक्वली हैव वोन हिम फॉर द 2006 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। मतलब कहा जा रहा है कि जो 2006 का मतलब यूनुस का जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था वो समान रूप से उन्हें 2006 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिला सकता था, लेकिन 2006 में जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स था वो उनको नहीं मिला था, उनको नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला था, नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस। As banks tighten their credit in a privatized world, increasing poverty, misery and crime in the process, microcredit, NGOs and the peacemakers will have to do their job to make sure that the violence of starvation and poverty is not perpetuated by the global governments who have now all agreed to live by the uniform code of neoliberalism। स्टारवेशन होता है देखो भुखमरी, पावर्टी होती है गरीबी, मिजरी होती है दुर्दशा, क्राइम तो आपको पता ही है, क्राइम मतलब अपराध, माइक्रो क्रेडिट भी आपको पता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बैंक एक निजीकृत यानी कि प्राइवेटाइजेशन वर्ल्ड यानी कि निजीकृत दुनिया में अपने क्रेडिट को कसते जा रहे हैं, मतलब लोन देने के इतने सारे नए नए मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है ना कि बहुत सारा गोल्ड लाओगे तो भी थोड़े से रुपये मिलते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के पेपर रखो लाइक दैट। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे बैंक एक निजीकृत दुनिया यानी कि प्राइवेटाइजेशन वर्ल्ड में अपने क्रेडिट को कसते जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉवर्टी बढ़ती गरीबी, मिजरी मतलब दुख दुर्दशा तकलीफ़ें एंड क्राइम इन द प्रोसेस और अपराध, माइक्रो क्रेडिट अब कह रहे हैं कि माइक्रो क्रेडिट और एनजीओ एंड द पीस मेकर और शांति दूतों को अपना काम करना होगा। कैसे भी मतलब ये निश्चित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भूखमरी की हिंसा, वायलेंस ऑफ स्टारवेशन मतलब भूखमरी की हिंसा एंड पॉवर्टी इज़ नॉट परपेचुएटेड बाय, और जो गरीबी की वैश्विक सरकारों द्वारा कायम नहीं है, जो अब सबने क्या किया है कि सभी अब जो है नव उदारवाद के समान कोड द्वारा जीने के लिए सहमत हो गए हैं कि भाई नियोलिबरलिज्म का जो नया यूनिफॉर्म कोड आया है, समान कोड आया है, कि सब उसके साथ जीने के लिए जो है वो सहमत हो गए हैं। और सोर्स यहाँ पर बताया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है, आर्टिकल बाय फरीदा खान, जो फरीदा खान का जो आर्टिकल था मोहम्मद यूनुस एन इकोनॉमिक्स फॉर पीस, उसमें से ये लिया गया है फ्रॉम पाथवेज ऑफ वीमेंस एम्पावरमेंट इन ओपन डेमोक्रेसी ऑन मंडे 2007, 9 एंड 24, यानी कि मतलब फरीदा खान का जो लेख था उसमें से ये लिया गया है, जिसमें पाथवेज ऑफ वीमेंस एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के जो तरीके थे, जो रास्ते थे लाइक दैट, उसमें से ये आपका चैप्टर जो है मोहम्मद यूनुस का कंप्लीट हो गया है। इसमें जो वर्ड मीनिंग थे वो साथ के साथ आपको क्लियर कर दिए गए हैं, यहाँ पर भी दिया गया। माइक्रो क्रेडिट क्या है आपको बता दिया गया है कि बिना सिक्योरिटी के जो है, बिना जमानत के, बिना कोलेट्रल के, बहुत कम ब्याज पे या फिर न के बराबर ब्याज पे या फिर बिना ब्याज के लोगों को छोटी सी अमाउंट दी जाती है अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। पायनियर मतलब जो अग्रणी थे, ए पर्सन हु इज द फर्स्ट टू डेवलप और स्टडी ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ, मतलब जो सबसे पहले थे, ए पर्सन उन्होंने सबसे पहले ही तो शुरू की थी ना मिस्टर यूनुस ने माइक्रो क्रेडिट को। एम्पावरमेंट होता है सशक्तिकरण, एमिलियोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को, टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को और अच्छा बनाना। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एबॉलिशन मतलब हटाना, दी एंडिंग ऑफ ए लॉ सिस्टम और एन इंस्टीट्यूशन, किसी कानून को हटाना, किसी सिस्टम को हटाना या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को हटाना मतलब हटाना किसी भी प्रथा को। कांग्रेस का मतलब आपको बताया था चैप्टर के बीच में, इसका मतलब होता है सम्मेलन, ए लार्ज मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग्स वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स डिस्कस आइडिया, जहाँ पर मतलब अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी एक आइडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सम्मेलन बोला जाता है। वहाँ पर सब लोग आते हैं और अपने अपने विचार देते हैं।
एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स होता है ए स्टडी ऑफ मनी दैट चेंजेस ग्रेजुअली ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, मतलब धीरे धीरे, मतलब एवोल्यूशनरी नहीं होता कि मतलब आप मतलब नए नए चीज़ों की खोज होती रहती है, नव निर्माण होता रहता है चीज़ों का, मतलब विकासवादी आप कह सकते हो, विकासवादी अर्थशास्त्र। एवोल्यूशनरी मतलब विकासवादी अर्थशास्त्र। डिसजंक्चर मतलब ए डिफरेंस बिटवीन, मतलब दो चीज़ों के बीच में अंतर। डिसजंक्चर मतलब अंतर। ए डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन एग्रीमेंट विथ ईच अदर, मतलब दो चीज़ों के बीच में अंतर लेकिन वो एग्रीमेंट भी हो एक दूसरे के साथ। मोनोपोली मतलब कि भाई कोई और तो है नहीं। मोनोपोली मतलब जब कोई चीज़ किसी एक, द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स, मतलब कि पूरा का पूरा पर्टिकुलर गुड्स में कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। जैसे जो गरीब लोग हैं उनको कोई बैंक तो लोन देता नहीं था, क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं होते, योग्य ही नहीं होते थे। बैंकों की तो अपनी पॉलिसी होती है कि भाई कुछ आप जमा के रूप में दो, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दो, अपनी दुकान के पेपर दो, अपने घर के पेपर दो, अगर आपके पास सोना है तो वो गिरवी दो, तब वो लोन देंगे। लेकिन जो गाँव के साहूकार लोग थे वो क्या करते थे, वो बिना ब्याज के ही, बिना सिक्योरिटी के ही, क्योंकि वो जानते थे, और बहुत छोटी सी अमाउंट वो लोन पे देते थे और बहुत मोटा मोटा उसके लिए वो उनसे ब्याज लेते थे। तो आपका जो चैप्टर है मोहम्मद यूनुस वो कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। द सेकंड थिंग इज दिस, अगर इस चैप्टर का कोई वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर ना हुआ हो, या कोई पैराग्राफ क्लियर ना हुआ, या कहीं आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। द सेकंड थिंग इज दिस, थर्ड थिंग इज दिस, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।